हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है बेटा। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जस्ट 2 मिनट्स। लेक्चर स्टार्ट कर, जस्ट 2 मिनट स्टार्ट आवर लेक्चर। एक बस 2 मिनट स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके। आपका बेटा जैसे आपका जो मॉड्यूल था वो पूरा हो चुका है। जस्ट हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है? लाइक जो पुराने पेपर्स जो पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक बार उनको देखेंगे आज, ठीक है? मैं से स्टार्ट करता हूँ आपका सेशन मॉलिक्यूलर बेसिस। ओके, आई थिंक आपके सामने लाइक कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट होगी। ये क्वेश्चंस आपके जो लास्ट में दे रखे हैं, चैप्टर के लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन है, ठीक है? इनका एक ब्रीफ डिस्कशन है कि लाइक वी मस्ट नो फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखना, ये जितनी एक्सरसाइज दी जाती है ये सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक सीबीएसई के स्टूडेंट को ये आइडिया होना चाहिए। सम क्वेश्चन आर आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बॉक्स से बाहर है, जो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि लाइक द कैन यू लिस्ट 10 रिकमेंडेड प्रोटीन विच आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस, फाइंड आउट वेयर दे यूज एज थेरापेटिक्स, ठीक है? यूज द इंटरनेट। जैसे कि आपके कि क्या आप 10 रिकमेंडेड प्रोटीन्स के नाम बता सकते हो जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में यूज की जाती है, जिनकी थेरापेटिक्स का मतलब होता है जो कि डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। आप इसके लिए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, 10 ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनका यूज हम करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर। जैसे कि इंसुलिन होता है, ओके, गामा प्रोटीन होती है, ओके, इवन इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ऐसे बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन आपको उन प्रोटीन्स के नाम याद रखने होंगे सिर्फ जो आपके आने वाले चैप्टर्स में भी आएंगी। कुछ ऐसी जो प्रोटीन कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो आपके आने वाले चैप्टर्स में आएंगी, तो उन प्रोटीन्स के नाम याद रखें। आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर 10 नाम याद नहीं रखना। ओके, मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। जैसे कि इंसुलिन है, गामा प्रोटीन आएगी, ओके, इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज होंगी, ओके, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी। ओके, कुछ नेम्स हैं, जस्ट आप जस्ट कीप इन योर माइंड। इसके अलावा और कोई आपको दिक्कत नहीं है। Make a chart with the diagrammatic representation showing a restriction enzyme, substrate DNA, which act the site at which the DNA cut the DNA and product it produce। मतलब एक चार्ट बनाना है आपको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, सबस्ट्रेट हो, डीएनए हो जिसपे वो एक्ट कर रहा हो, और फिर आप उसको डीएनए को वो साइड जिसपे वो कट कर रहा हो। तो मतलब आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। सो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए। आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पहला क्वेश्चन नहीं करना, आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है जिसमें आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सबस्ट्रेट के डीएनए पे कट करता हो, मतलब सबस्ट्रेट डीएनए को यूज करता हो, और यूज करने के बाद में उसको यूज करता हो, और यूज करने के बाद में वहां पे कट करता हो, मतलब पर्टिकुलर साइट को पहचान कर कट करता हो। ये पहला ये क्वेश्चन, ठीक है? आपको क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने हैं आपके एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। From what you learn, can you call that the enzymes are bigger or DNA molecular size? How did you know? ये सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर से सुन लीजिए।
फ्रॉम व्हाट यू लर्न कैन यू टेल द वेदर एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, एंड मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बड़ा होता है, डीएनए बड़ा होता है या फिर एंजाइम्स बड़े होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि बड़े कौन होते हैं, डीएनए बड़े होते हैं, एंजाइम्स बड़े होते हैं। नो डाउट डीएनए ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसका जो बेस पेयर होते हैं वो 10⁻9 तक होते हैं, तो इसलिए डीएनए इज अ बिगर स्ट्रक्चर देन द एंजाइम्स। क्लियर? व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन सेल, ये एक बार आपको सर्च करना है। ओके ये क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन है दैट फॉर दैट यू हैव टू बी चेक ऑन इंटरनेट कि ह्यूमन सेल के अंदर ह्यूमन डीएनए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये आपको खुद को सर्च करना है, ठीक है, ये आपको खुद को सर्च करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ह्यूमन डीएनए का। ओके तो वो आपको खुद को सर्च करना है। तो दूसरा और चौथा क्वेश्चन करना है आपको, डू यूकेरियोटिक सेल हैव ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यूकेरियोटिक सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज, और जो बैक्टीरिया आते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, राइट। Besides the better aeration and the mixing property, what are the other advantage do stirrer bioreactor have over the shake flask? कहने का मतलब है कि आप जैसे फॉर एन एग्जांपल एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क आपने नहीं देखा होगा, फ्लास्क को आप शेक कर रहे हो, शेक मतलब घुमा रहे हो, ठीक है, शेकिंग करते हो, शेक मतलब घुमाना, ओके। और एक होता है स्टीरर जो डायरेक्टली घूमता है, तो कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब या तो आप शेक करके घुमाते हो और फिर आप लाइक स्टीरर यूज करते हो, विच वन इज अ मोर बेनिफिशियल? क्या होता है लाइक स्टीरर इज, अब देखिए एरिएशन और मिक्सिंग प्रॉपर्टी इज मच बेनिफिशियल, क्यों? क्योंकि क्या होता है एरिएटर करने से और मिक्सिंग करने से उसकी होमोजीनियसली मिक्सिंग हो जाती है। शेक करना केवल जो पॉसिबल होता है वो एक लिमिटेड वॉल्यूम में पॉसिबल होता है। जैसे अगर आप फ्लास्क की बात करते हो तो फ्लास्क का जो वॉल्यूम होता है मैक्स टू मैक्स, जो बड़े से बड़ा फ्लास्क होगा वो होता है 500 ml का, बड़ा से बड़ा जो फ्लास्क होता है वो होता है 500 ml का। तो 500 ml में अगर आपका लिक्विड 250 ml है देन आप उसको शेक करके घुमा सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो आपका आपने पूरा भर दिया तो शेक होगा ही नहीं, शेक करते तो वो लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो अगर आपका मैक्सिमम फ्लास्क का वॉल्यूम 500 ml होता है, तो अगर आपका 250 ml भरा हुआ है, 50% अगर फिल है तो आप उसको आसानी से घुमा सकते हो। लेकिन जो बायोरिएक्टर है दे कैन वर्क एट अ लॉन्गर वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो आप उसको आसानी से घुमाओगे देन आसानी से घुमा सकते हो और तो मिक्सिंग प्रॉपर्टी आपको बेटर मिलेंगी। ओके नाउ कलेक्ट द 5 एग्जांपल ऑफ द पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस। ये मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं कि कौन कौन से 5 एग्जांपल्स हैं, बट बेटर होगा ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं क्योंकि एक बार एम्स में आए थे। कैन यू रिकॉल द मियोसिस और एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड, मतलब क्या आप मियोसिस के बारे में जानते हैं और किस स्टेज के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है? एट इंडिकेट एट व्हाट स्टेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेड, मतलब किस स्टेज के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आपको पता ही है, व्हेन यू वेक्टर डीएनए लाइक व्हेन यू डिजायर डीएनए कंबाइन विद द like combine with the like your वेक्टर डीएनए। अब आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस मियोसिस के किस स्टेज पे आपको रिकॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, एट विच स्टेज ऑफ द मियोसिस आपको रिकॉम्बिनेशन नजर आएगा, बताओ बेटा। इसे रिपेयर करवाने के लिए वर्षा, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस ओके यू कैन ऑब्जर्व द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। वर्षा, यश, स्नेहा, प्राची, कल्पना। सर बताऊं? हाँ हाँ आप टाइप कर देंगे बेटा, टाइप कर दोगे ताकि मैं अदर से पूछ लूँ तुम्हें, आप टाइप कर दोगे प्लीज। वर्षा प्लीज ट्राई। स्नेहा, 11 जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं आपको याद दिला देता हूँ हमेशा। 11 के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपने बायोलॉजी ले ली, वंस यू टेक ए बायोलॉजी देन यू आर द ऑलवेज स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। ओके कोई सब्जेक्ट आपने एक बार ले लिया अब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसे कर्म है जो आपको हमेशा आपके सामने आएंगे, ये वो सब्जेक्ट, ये चीजें हैं जो आपके बार बार आपके सामने आएंगी। यश आपका टॉपिक बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन वर्षा आपने पूरा लिखी है, आपने फेज सही लिखा है लेकिन इसके कौन सी सब फेज के अंदर होता है। यश वेरी गुड बेटा, बहुत सही आंसर दिया आपने।
Varsha, please try to be like only to me, send to me only. स्नेहा क्या होगा आंसर इसका? स्नेहा, अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्टली से दैट यू डोंट नो, तो एटलीस्ट मैं कम से कम आगे चल सकता हूँ. नो, रॉन्ग. वो तो वर्षा ने भी प्रोफेस 1 लिखा है, तो आपने भी उसको प्रोफेस 1 लिखा. व्हाट इज प्रोफेस 1? प्रोफेस 1 क्या? प्रोफेस 1 की बहुत सारी सब फेजेस होती हैं. प्रोफेस 1 की बहुत सारी सब फेजेस होती हैं. आई एम आस्किंग अबाउट दैट सब फेजेस. कल्पना, प्राची, कल्पना. वर्षा, which sub phase? Your answer is 50% is correct, not 100%. Only yes told me right answer. अगर आपको आता है या नहीं आता, let me know that I can move ahead. Varsha, do you know the answer? Okay, it's बेटा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन कब होता है? क्रॉसिंग ओवर में. जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप बताइए कि किस क्रॉसिंग ओवर में होता है ये? क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है वर्षा? यस स्नेहा, राइट आंसर. वेरी गुड बेटा. वर्षा, किस फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाई देगा? क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है पैकाइटिन फेज के अंदर. प्लीज बेटा, पैकाइटिन फेज, पैकाइटिन, डोंट फॉरगेट. जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब भी आपको रिकॉम्बिनेशन नजर आते हैं. ठीक है, चलिए. Can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor a transformer of fossil by DNA, foreign DNA in addition to selectable marker? मतलब सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा एक रिपोर्टर एंजाइम्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कैसे आपको फॉरेन डीएनए आपका लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब फॉरेन डीएनए क्या ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ उस सेल के अंदर. एक आपके रिपोर्टर एंजाइम्स होते हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं कि आपका जो डीएनए सही तरीके से ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, जो आपको रिपोर्ट करते हैं. सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा दूसरे एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स बेटा ये एंजाइम क्या होता है कि आपको मैं नॉर्मल बता देता हूँ. वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है और ना कभी मेडिकल में पूछा जाएगा और ना कभी बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा. फिर भी मैं आपको एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूँ, फिर भी अगर ध्यान रहे तो आपको. रिपोर्टर एंजाइम्स क्या होता है बेटा? रिपोर्टर जो एंजाइम्स होते हैं, दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल. ये प्रेजेंट रहते हैं. ये रिपोर्ट कैसे करते हैं बेटा? ये रिपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ही अगर आपने होस्ट सेल में किसी भी प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो क्या कहते हैं, जैसे ही आपने इसको ट्रांसफर किया, तो रिपोर्टर एंजाइम्स की सरफेस के ऊपर, ध्यान रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटर्नल प्रोटीन, सॉरी दे आर नॉट इन अ साइटोप्लाज्म, सॉरी, दे आर फाउंड onto the upper surface of the cell membrane in the form of external protein. आपकी जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है ना, एक्सटर्नल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की, वो रिपोर्टर एंजाइम की तरह काम करती है. अगर जैसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन से वो अंदर चला जाता है, तो वैसे ही रिपोर्टर एंजाइम्स क्या होता है कि रिपोर्टर एंजाइम्स जो होते हैं वो सडनली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. रिपोर्टर एंजाइम जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन के फॉर्म में, वो जैसे ही आपका फॉरेन डीएनए जैसे ही सेल के अंदर डिफ्यूज होगा, वैसे ही आपका रिपोर्टर एंजाइम्स वहीं पे वो डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो आपको इसका डैमेज होने से ये पता चल जाता है कि यस, योर लाइक योर डीएनए हैज बीन ट्रांसफर टू दी लाइक योर सेल्स. ओके, तो आज आपको भेजने हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन के आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन के अलावा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और इसके अलावा ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, सेकंड और फोर्थ, ये आपको इसके आंसर आपको भेजने आज. इसके अलावा ब्रीफली डिस्कशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है हमने पढ़ा है, बायोरिएक्टर पढ़ा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये हमने पढ़ा है, पीसीआर पढ़ा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े हैं, काइटिनेज क्या होता है, काइटिनेज बेसिकली एक एंजाइम होता है जो काइटिन की सेल वॉल, जो मतलब फंगस की सेल वॉल होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है, उसको हम काइटिनेज एंजाइम कहते हैं. ओके, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, ये बेटा आपको मैंने सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था. प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या फर्क होता है, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. मैंने इसमें भी बताया, क्रोमोसोमल डीएनए इज योर मेन डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए इज एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. ओके, हाँ मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको. प्लाज्मिड डीएनए इज योर एक्स्ट्रा डीएनए एंड द क्रोमोसोमल डीएनए इज योर मेन डीएनए.
प्लाज्मिड डीएनए लाइक इट कैन बी यूज एज ए प्लाज्मिड डीएनए कैन बी यूज एज एक्सेसरी डीएनए, इसको आप एक्सेसरी की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए को यूज नहीं कर सकते। ओके, प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफरेबल बट द chromosomal DNA is not transferable. Plasmid DNA contains some extra genes, but chromosomal DNA like it don't contain extra gene like antibiotic resistance. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आपको मिलेंगे जो प्लाज्मिड और क्रोमोसोम से मिलाएंगे। जैसे आपने प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल लिया, देन दे वुड नॉट बी एनी फर्दर इफेक्ट ऑन द सेल, बट क्रोमोसोमल डीएनए को बाहर निकालेगा तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आरएनए और डीएनए में क्या फर्क होता है बेटा? आरएनए और डीएनए में फर्क आपने काफी बार पढ़ा है। आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए के कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, डीएनए के कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, राइट। आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है नाइट्रोजन बेस्ड थाइमीन की जगह, डीएनए के अंदर थाइमीन पाया जाता है। आरएनए कितने टाइप के होते हैं, डीएनए कितने होते हैं, ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, मैंने आपको डिफरेंस ये तो दे ही रखा है पीपीटी के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी वैरायटी ऑफ कंटेंट है जो आपके सामने है। Still, if you want to ask any question from this exercise, you may ask. कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो प्लीज। ओके, नो वर्षा, क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। चलिए, स्नेहा आपकी साइड से कोई क्वेश्चन? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे शुरू करता हूँ, ठीक है। नो सर। ठीक है, चलिए फिर मैं आपका शुरू करता हूँ सेकंड मॉड्यूल, ठीक है, जस्ट वेट। एक मिनट बेटा, मैं शुरू करता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके, आपके सामने स्क्रीन होगी बेटा। तो स्क्रीन में आप देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें आपको कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने एक बार देख लीजिए। यहाँ पर है आपका एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है, मेडिकल में एप्लीकेशन है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है और इथिकल इश्यूज क्या होते हैं। ओके, देखिए इसमें आपके इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये चैप्टर छोटा है बेटा, ये चैप्टर छोटा है, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एप्लीकेशन की माइक्रोब्स के क्या एप्लीकेशन है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है इससे, और इसके क्वेश्चन भी फिक्स है कि इससे कौन से क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं वो फिक्स क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम कि कौन कौन से फिक्स क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ये इनसे पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन मेडिकल।
इनसे ही इन दो सब टॉपिक से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इंसुलिन के बारे में आता है, या फिर एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने समझ गया तो बहुत आसान है इन चीजों को समझना। ठीक है, चलिए। ओके, चलो आपका चैप्टर शुरू करते हैं। लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। इन एन इंट्रोडक्शन, sorry, okay, the biotechnology, as you have been learned from a previous chapter, the essential deal with the industrial scale production of biopharmaceuticals, biological using the genetically modified microbes, fungi, plants and animals. What it mean to be say, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कि क्या बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है, क्या बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। आई मीन टू से कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, कि कौन, और प्रोसेस क्या है। हमने उसमें देखा था बेटा कि कौन कौन से टूल यूज होते हैं, हर एक टूल के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था, कि प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, फिर PBr322 क्या होता है, कैसे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद में ये कैसे आइडिया लें कि आपका वो डीएनए ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम लेते हैं। इसके अलावा होस्ट सेल को कैसे कंपेटेबल बना सकते हैं, PCR क्या होता है, ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो हमने देखा कि कैसे कैसे लाइक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कैसे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स का। बायोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, ऐसे मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल का मतलब मेडिसिन, और बायो का मतलब लिविंग। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स मतलब अगर आप दवाइयों का फॉर्मेशन किसी भी माइक्रोब्स की मदद से करते हैं तो उसको बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। अगर आप दवाइयों का मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन है, अगर आप उनका फॉर्मेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से करते हैं तो उसको बायोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। इवन जो आज दिक्कत क्या है बेटा, कि जैसे कि जो मेडिसिन बनाई जाती है एंटीबायोटिक है, ऑल ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक्स आर दी बायोफार्मास्यूटिकल। क्योंकि क्या होता है कि बेटा जितनी भी मेडिसिन आज केमिकल फॉर्म में बनाई जाती हैं, तो आज उनकी क्वांटिटी मतलब उनमें कुछ स्कोप कम हो चुका है। तो इसलिए जनरली जो फार्मा के जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेडिसिन को बैक्टीरिया, फंगस से निकाल सकें। जैसे आज के टाइम पे एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है कि मेडिसिन को निकालने की कोशिश की जा रही है कॉकरोच के माउथ से। कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच कॉकरोच के माउथ से एंटीबायोटिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कॉकरोच की माउथ होगा, उसके माउथ के अंदर सेल होगी, सेल में कोई डीएनए होगा, डीएनए में जीन होगी जो कि एंटीबायोटिक रजिस्टिव प्रॉपर्टी रखती होगी। तो उससे उसकी एंटीबायोटिक रजिस्टिव नेचर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, तो बायोलॉजिकल हम चीजों को बना सकते हैं जिसको हम और बायोलॉजिकल मॉडिफाइड कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कैसा होता है, यहाँ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक प्लांट है तो प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, एनिमल के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ओके, लाइक जैसे कि फंगस है, एनिमल है, प्लांट है, तो लाइक हम मॉडिफाइड माइक्रोब बना सकते हैं, मॉडिफाइड फंगाई बना सकते हैं, मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं। एनिमल एनिमल पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। एक होता है इथिकल, आपने अगर आपने सुना हो इथिकल बैन, इथिकल ह्यूमन क्लोनिंग बैन। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप एनिमल पे काम नहीं कर सकते। और अगर आपको एनिमल्स में भी काम करना है, मतलब एनिमल्स में भी काम करना है, तो एनिमल्स पे आप मॉडिफिकेशन या कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कोई बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो यू हैव टू टेक ए परमिशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। गवर्नमेंट की परमिशन के अकॉर्डिंग ही आपको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड लैब ओपन की जाएंगी। मतलब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड लैब्स होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैब ओपन करोगे। विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट आप अपनी मॉडिफाइड एनिमल्स पे काम नहीं कर सकते। लाइक इवन आप जैसे कि जो होते हैं ना चूहे वगैरह होते हैं, उनपे विदाउट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप नहीं काम कर सकते। इसलिए इंडिया में कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एनिमल पे काम चलता है। क्योंकि क्या है कि वहां पे परमिशन नहीं दी जाती एनिमल पे काम करने की। बहुत ही रेयर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एनिमल पे काम चल रहा होगा, क्योंकि वहां पे परमिशन दी नहीं जाती, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। क्योंकि क्या होता है कि दो रीजन है। एक तो क्या होता है एनिमल का मास एग्जीक्यूशन। ओके, इतना एग्जीक्यूशन होता है एनिमल्स का कि एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं लगातार। क्योंकि अगर ऐसे परमिशन देने लगेंगे तो हर कोई एनिमल का स्टॉक करेगा तो एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे, और एक्सपेरिमेंट होने से कुछ भी खतरनाक हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरसेस के जो चांसेस ऐसा बताए जाते हैं कि ये चमगादड़ पे एक्सपेरिमेंट, मतलब बैट के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर होने की वजह से कोरोना वायरस लैब से रिलीज हुआ।
ऑब्वियस सी बात है वो एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था और आज देखिए कितनी बड़ी समस्या सामने आ गई। इन वजह से गवर्नमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखती है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है एनिमल पे काम करने के लिए। ज्यादा काम नहीं अलाउड है। प्लांट पे आप कर सकते हो, प्लांट पे काम करना चाहो तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनिमल पे काम करो, फंगस पे काम करो, माइक्रोब पे काम करो, लेकिन वो कभी भी, लेकिन हर एक माइक्रो फंगस के कुछ हैजार्डियस प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अलग रखा जाता है। अगर आपको कोई हैजार्डियस फंगस पे काम कर रहे हो, कोई हैजार्डियस माइक्रोब पे काम कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक ए सेपरेट परमिशन, फिर आप अलाउ नहीं होंगे। हाँ, आप जैसे कि बेसिलस पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिलस तो वैसे भी ग्राम पॉजिटिव होता है, वो कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी हैजार्डियस सब्सटेंट पे काम कर रहे हो, फिर आपको दिक्कत होगी। आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से और वहाँ के कलेक्टर हाउस से परमिशन लेनी पड़ती है। आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। मतलब जो कि कहने का मतलब है, जो कि जिसमें पोटेंशियल हजार्ड का पोटेंशियल होता है, उसमें आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग थेरापेटिक्स। ओके, मतलब थेरापेटिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक मतलब मेडिकल डायग्नोसिस जो किया चेकिंग की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आप मॉडिफाइड कर सकते हो। प्रोसेसिंग फूड मतलब फूड की प्रोसेसिंग में मदद करता है, जैसे कि कई बार आते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे फूड प्रोसेस फूड आते हैं। प्रोसेस फूड का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा प्रोसेस फूड में जैसे कर्ड, जैसे कि एग्जांपल के लिए कर्ड, मिल्क, ये सब पैकेट जो बंद होते हैं, मतलब सिंपल सी खाना में जो पैकेट रैप फूड होता है उसको प्रोसेस फूड कहते हैं। पैकेट रैप फूड, पैकेट रैप फूड में क्या होता है, उसको रैप कर दिया जाता है फूड को और उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल किया जाता है, उसको प्रोसेस फूड बोलते हैं। बायोरिमेडिएशन, बायोरिमेडिएशन ये मेरा टॉपिक, मैंने एक्चुअली मेरा जो डॉक्टरेट है इसी पे है, बायोरिमेडिएशन पे, क्योंकि आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम एनवायरमेंट फील्ड। बायोरिमेडिएशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से एनवायरमेंट को ट्रीट करना, एनवायरमेंट को क्लीन करना। तो रिमेडिएशन का मतलब होता है कि क्लीनिंग। रिमेडिएशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट विद द यूजिंग ऑफ सम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द बायोरिमेडिएशन। वेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर सकते हो, एयर को हम ट्रीट कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो कि जैसे वेस्ट से हम जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है उससे आप मीथेन गैस जनरेट कर सकते हो, और उस मीथेन गैस का यूज आप एनर्जी के प्रोडक्शन में कर सकते हो। तो देखिए देयर आर द वैरायटी ऑफ स्कोप। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है और हर कोई इस फील्ड के ऊपर काम नहीं कर सकता। कम से कम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 25 से 30 फील्ड आते हैं और लोग एक एक फील्ड के अंदर भी पूरा काम नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकता कोई। एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप जितना सोचो उतना कम है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसमें कोई पूरा काम कर सके। लोग एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कहां तक हम इसमें काम कर सकते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा कॉस्टली फील्ड है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको कुछ काम करना है तो यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि वहां पे लैब का खर्चा बहुत हाई होता है, केमिकल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा बहुत ज्यादा हाई होता है बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में। और इंडिया में ज्यादा पैसा लगाया जाता है डिफेंस के अंदर, इंडिया में कम पैसा लगता है रिसर्च के ऊपर। इसलिए इंडिया में दिक्कत क्या आती है बेटा, ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हम ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो फॉरेन में अगर आप जाइए, फॉरेन में जर्मनी 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 और जापान और इसके अलावा फ्रांस, ये 3 ऐसी कंट्री है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में सबसे सुपर काम किया है। और सबसे ऊपर है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी अकेली कंट्री है जिसने बायोटेक्नोलॉजी पर सुपर काम किए। ठीक है, आज जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती है सब जर्मनी में होती है। सुपर काम किया जर्मनी के अंदर। फ्रांस ने भी अच्छा काम किया, जापान ने भी अच्छा काम किया, लेकिन जर्मनी को बायोटेक्नोलॉजी का हब मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर कंपनी हब है, कंप्यूटर जो हमारे यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर सेक्टर हब माना जाता है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हब है। और इतना बड़ा हब है कि वहां पर दिन इतनी रिसर्च चल रही है कि कोशिश की जा रही है कि कुछ और बेहतर किया जा सके। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है ये भी तो बेटा एक तरह का, जिसको कहते हैं कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, ये भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। इसको आप गलत डायरेक्शन, इसके डार्क साइड भी बहुत है, ये पॉजिटिव साइड है, ये लाइक लाइट साइड है, तो डार्क साइड भी बहुत है, मतलब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इससे जैसे कि हम कहते हैं बायो वॉर, बायोटेक्नोलॉजी ही जिम्मेदार होगी बायो वॉर के लिए। बायो वार, कोरोना भी एक तरह की बायो वार ही मानी जाती है। तो बायो वार जो है वो बेटा बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही होगी। अगर आप इसका गलत फॉर्म में यूज करोगे तो गलत है, अगर आप सही टाइम पे यूज करोगे तो सही है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ओके, नाउ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके एनसीईआरटी का ही है, कोई बाहर से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। ओके, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
प्रोवाइडिंग ए बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। और सबसे अच्छी खास बात क्या है बेटा, 12th में, 12th की सीबीएसई से, 12th की जो एनसीईआरटी है उससे बाहर क्वेश्चन आने की कम चांसेस कम होते हैं। 11th में फिर भी आते हैं, 12th में जनरली कम देखे गए हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए चीजों के बारे में। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहला, it provide the best catalyst in the form of improved organism usually microbe या pure enzyme। मतलब best catalyst का मतलब होता है enzymes। अगर आपको जैसे कि कोई प्योर एंजाइम यूज करना है या कोई माइक्रोब यूज करना है किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए, तो इट प्रोवाइड यू द बेस्ट कैटालिस्ट, मतलब आपको बिल्कुल प्योर मॉडिफाइड फॉर्म में आपको माइक्रोब देगा। ओके जैसे क्या है कि अगर आपको फॉर एन एग्जांपल अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, ब्रेड बनानी है, तो आपको इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एक बेस्ट कैटालिस्ट को चूज कर सकते हैं, बेस्ट माइक्रोब को चूज कर सकते हैं जिसमें आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले आपके। ओके, क्रिएटिंग ए ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट टू एक्ट, मतलब आपका जो कैटालिस्ट है वो जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो उसके लिए बेस्ट कंडीशन क्रिएट करके देगा। मतलब बेस्ट कंडीशन का मतलब है कि पीएच सही होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, सबस्ट्रेट न्यूट्रिएंट का अमाउंट सही होना चाहिए। लास्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आता है, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट सही बन गया है तो आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो और सेपरेट करके मार्केट में ला सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसी वैक्सीन जो बनाई जाती है, जैसे कि ये वैक्सीन जो बनाई गई कोरोना की वैक्सीन बनाई बहुत जल्दी बनाई गई, मतलब 1 साल के अंदर वैक्सीन को लॉन्च किया गया, लेकिन स्टिल इट इज नॉट प्योर कंप्लीटली प्योरीफाइड, ये भी कंप्लीटली प्योरीफाई नहीं हुई है। धीरे 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 जब अब क्या हुआ कि बेटा मजबूरी थी कि मार्केट में इमीडिएटली लाना था, क्योंकि कोरोना केसेस कम हो इसलिए मार्केट में इसको इमीडिएटली लेके आना था, इमीडिएटली लॉन्च करना था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको विदाउट कम है प्योरीफाई, लेकिन ज्यादा प्योरीफाई अभी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या दिक्कत क्या थी बेटा कि मार्केट बहुत जल्दी लॉन्च करना था, इसलिए इसकी विदाउट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किए मार्केट में लेकर आए। धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा तो उसकी फिर धीरे धीरे इसको प्योरीफाई करके इसकी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। हम प्योरीफाई करके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। पहला, हम क्या कहते हैं, बेस्ट कैटालिस्ट को चूज कर सकते हैं। ओके, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तरीके होते हैं वो बेटा, ये 3 डिफरेंट रिसर्च एरिया है। वो आपने कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे जब आपको ये समझ में आएंगे कि कैसे कर सकते हो। ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो कि आपका कैटालिस्ट सबसे बेस्ट एक्ट करे। ऑप्टिमल कंडीशन किसकी, पीएच सेट कर सकते हो, टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ऑक्सीजन का एरिया सेट कर सकते हो, तो वैरायटी ऑफ चीजें आप सेट कर सकते हो। तीसरा, आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हो जिससे आपको जो सबस्ट्रेट है वो आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो प्योरीफाई हो और आप उसकी एफिशिएंसी हाई कर सकते हो। देखिए, पहले आप ये करोगे, जब उसके बाद में आप उसके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सबसे लास्ट में होती है। तो ये वैरायटी ऑफ पार्ट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। ओके, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, कुछ पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर ने बोल दिया डिस्चार्ज। कुछ पूछना चाहते हैं आप? ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें आएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं आएगा कि आपको बहुत दिक्कत करे समझने में, ठीक है। Okay, let us know how the human being have used the biotechnology to improve the quality of human life, especially in the food production and health. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आप देखते हैं कि जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट द फूड प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में मिक्स्ड होते हैं, मतलब मिक्सिंग की जाती है। चाहे आप ऑयल देख लो, चाहे आप घी देख लो, और लाइक चाहे फ्रूट्स देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, आप इवन जो आपके जो भी आपके फ्लोर वगैरह डेली यूज के आइटम्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में मिक्सिंग की जाती है। लोग मिक्सिंग क्यों करते हैं? लोग मिक्सिंग क्यों करते हैं? ज्यादा अर्निंग के लिए, क्योंकि सस्ता पड़ता है उनको मटेरियल और महंगे में बेचते हैं। लोग अर्निंग मिक्सिंग क्यों करते हैं? मिक्सिंग करने के लिए। जैसे अलवर का आपको पता है कि मिल्क केक फेमस है, लेकिन आपको शायद बिलीव नहीं होगा, अलवर का मिल्क केक फेमस है, लेकिन अब अलवर का जो मिल्क केक है, वो अलवर का जो मिल्क केक पहले जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता था उसको करीबन 10 कंट्रियों ने बैन कर दिया है। यू वॉन्ट बिलीव कि अलवर के मिल्क केक को करीबन 10 कंट्रियों ने बैन कर दिया है, और उनके अकॉर्डिंग वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जो फूड कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू द पॉइजन। It is equal to the poison. Not even like in a foreign, even the most of the states they do not allow to export of a Alwar milk cake. क्यों? क्योंकि उस मिल्क केक के अंदर इतनी मिलावट और इतनी मिक्सिंग की गई है कि अब वो पॉइजन बन चुका है पूरा।
करीबन 10 कंट्रियों ने क्लियरली बैन लगा दिया है अलवर के मिल्क केक के ऊपर कि वो जैसे यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, जितनी भी बेस्ट कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री, सब ने बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो सब के सब जो आप सामने देखते हैं वो सब पॉइजन है। और इसका रीजन क्या होता है बेटा पॉइजन का? उससे होता क्या है कि आज जो हम कहते हैं कि मिक्सिंग मटेरियल है, वो बेटा जो लोग कम पैसे के ज्यादा अर्निंग के लिए जो मिक्सिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, एक्चुअली दे आर प्रमोटिंग द कैंसर, दे आर प्रमोटिंग द कैंसर। आज जो कैंसर फैल रहा है ना, कैंसर का हम रीजन क्या मानते हैं? स्मोक करना, ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल एडिक्शन, ये कैंसर के सबसे रीजन होते हैं। लेकिन कैंसर उनको भी फैल रहा है जो ये कुछ नहीं करते, उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ योर मिक्सिंग फूड। ओके, योर मिक्सिंग फूड। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया में अडॉप्ट किया गया जिससे कि इस मिक्सिंग को कम किया जा सके और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फूड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन स्टिल इट इज अ फेल इन इंडिया, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो आई नो द क्लियरिटी ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इट्स टोटली फेल्ड इन इंडिया। इंडिया में ऑलमोस्ट बायोटेक्नोलॉजी फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसलिए फेल हो चुका है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी नीड्स हायर डिमांड ऑफ द मैन पावर एज वेल एज दी मनी। बहुत ज्यादा मनी और हायर मैन पावर चाहिए, और जो कि इंडिया में बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि जितने भी बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं। इंडिया में पैसों की वैसे ही कमी है, क्योंकि मनी इतनी हमारे पास है नहीं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर जनरेट हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो लगातार डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और जो बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया में 2007 में कांग्रेस ने लेके आए थे, मतलब 6 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था इंडिया में। यार बायोटेक्नोलॉजी पहले से था, लेकिन उसको बूम करने की कोशिश की थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने जब इसको बूम करने की कोशिश की थी, तो इन्वेस्टमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही रहा, फेल ही रहा। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, और इतने भी जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं, और जितने इंडिया में है वो अधिकांश लेजी है। इंडिया में है बेस्ट साइंटिस्ट है इंडिया में, लेकिन ऑलमोस्ट लेजी है, ऑलमोस्ट वो लेजी है। वो ऐसे काम करते हैं जो काम हो चुके हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिया ने जो गवर्नमेंट सिस्टम ने जिसको बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था कि ह्यूमन की हेल्थ और लाइफ को थोड़ा सा सस्टेन अच्छे से किया जाए और मिक्सिंग को कम किया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन स्टिल कोशिश आज भी जारी है कि बायोटेक्नोलॉजी को कैसे अच्छे तरीके से लेके आया जाए। ओके, हम क्या कवर करेंगे? हम एग्रीकल्चर में, हम मेडिसिन के अंदर और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को कवर करेंगे, और कुछ फूड की क्वालिटी में भी देखेंगे कि कैसे फूड प्रोडक्शन को बेटर बनाया जा सकता है। फूड के प्रोडक्शन को बेटर बनाने का मतलब है उसमें विटामिन B12, विटामिन डी की क्वांटिटी को बढ़ाना, और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देना। यही फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज करना कहलाता है। दैट इज अप टू द टुडे। ये आज के लिए था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज योर टाइम इज नियर अबाउट टू ओवर। कुछ पूछ, हेलो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं क्योंकि आपका टाइम हो गया। सर जो आज आपने वर्क दिया वो कब तक सबमिट करना है? आज ही करना है, आज ही, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा कितने नहीं। बजे तक? 5 बजे से पहले सबमिट कर दीजिए। ओके, नाउ यू आर अलाउड टू गो। अब आप जा सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।